बच्चा नहीं हो रहा तो दैट इज फीमेल का प्रॉब्लम। जब भी बच्चा चाहिए हमें एग की भी जरूरत है और स्पर्म की भी जरूरत है, तो स्त्री और पुरुष दोनों की, मतलब एज अ कपल दोनों की जांच करवानी चाहिए। स्त्री की टेस्टिंग के बारे में सोचे तो उसमें सिंपल एक सोनोग्राफी करते हैं, तो उसमें बच्चेदानी सही है, उनकी फर्टिलिटी उम्र के मुकाबले जो होनी चाहिए वो सही है, उतना हमें पता चले। तो ये इनफर्टिलिटी जो है, आप एक एज फैक्टर तो है ही उसमें, बट आजकल जो लाइफस्टाइल है उसका कितना इम्पैक्ट है इनफर्टिलिटी रेशियो बढ़ने में? इनफर्टिलिटी होता क्या है? आईवीएफ से रिलेटेड कौन कौन से मिथ्स है अभी जो लोगों के दिमाग में है, या इन जनरल आप देखते हो जो पेशेंट्स आते हैं? कोई मूवी में देखा होगा कि आईवीएफ मतलब किसी और का या सैंपल चेंज हो गए या ऐसा। सो दैट इज समथिंग कि आईवीएफ मतलब खुद का ही होता है। अभी काफ़ी गांव साइड के लोग या ऐसे वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भगवान ने फीमेल को बनाया ही ऐसा है कि शी इज़ फुल ऑफ इमोशन। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरी ज़रूरतें किसी को ना पड़े, मीन्स किसी को डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यू ना हो। सही जगह को चुन के सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट किया जाए तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पेशेंट कैन कंसीव। ट्रीटमेंट ऑप्शन में भी नेचुरल या आईयूआई या आईवीएफ। आईवीएफ में भी अगेन सेल्फ एग्स, डोनर एग्स, सेल्फ स्पर्म, डोनर स्पर्म। और अगर बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, लाइनिंग अच्छी नहीं बनती है, यूट्रस ही नहीं है, तो उसमें सरोगेसी। दीज आर ऑल द ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ मेनी रीजन वन कैन नॉट गो फॉर एनी ट्रीटमेंट, पर अदरवाइज कुछ ना कुछ कोई ना कोई ट्रीटमेंट हर एक कपल के लिए है ही। स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट इसलिए खास है क्योंकि आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो लोगों को वो खुशी देते हैं जो शायद एक टाइम पे भगवान भी नहीं दे पाता। जी, बच्चे की खुशी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आज हमारे साथ है डॉक्टर जानकी बावीसी, जो बावीसी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट से है और जो पिछले कई सालों से लोगों को ये खुशी देते आ रहे हैं। उन्होंने 30,000 से ज़्यादा सक्सेसफुल आईवीएफ के केसेस हैंडल किए हुए हैं। 2010 में पूरे इंडिया को वो प्राउड मोमेंट दिया था बावीसी इंस्टीट्यूट ने, जिसमें फर्स्ट टाइम विट्रीफाइड फ्रोजन एग्स होते हैं उनसे लाइव बर्थ हुआ था। उनके क्लिनिक्स, उनके इंस्टीट्यूट अपने गुजरात से बाहर मुंबई में भी बहुत सारी सिटी में है, जैसे अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, भावनगर है। इन सारी जगहों पे जाके वो लोगों में बहुत खुशियाँ बांट रहे हैं। बट आज हम उनसे इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी क्या प्रोसीजर होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों के लाइफ में और उसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर जानकी से। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। स्वागत है आपका। पहले शुरुआत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी होता क्या है, अगर आप ये बता सके ऑडियंस को। सबसे पहले तो नेचुरली कोई भी कपल शादी करता है, उसके बाद व्हेन दे आर प्लानिंग एक्चुअली कि अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और उसमें इफ़ द एज इज़ नॉट दैट मच ओल्ड, तो यंग कपल है, 1 साल तक वो लोग कोशिश करते हैं और स्टिल प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो वो पेशेंट मीन्स वो कपल को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या मे बी टेस्ट कुछ करवाने चाहिए, डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी बिलीव। पर अभी आज के ज़माने में ऐसा भी काफ़ी दिख रहा है कि कपल आर गेटिंग मैरिड एट लेटर एज। तो उसमें अगर उम्र ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 35-37 ईयर की एज पे फीमेल की शादी हो रही है, तो वो वाले केस में फिर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो लोग 1 साल तक कोशिश करें, फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, देन दे गेट अ हेल्प। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि 6-8 महीने तक कोशिश करे, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, तो फिर वो डॉक्टर की हेल्प ले। तो ग्रॉसली डेफिनेशन वाइज अगर हम माने, मतलब सोचने की कोशिश करें, तो 1 साल तक अगर कोशिश करते हैं और उसमें प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, तो फिर उनको दिखाने जाना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी बिलीव। एंड ये इनफर्टिलिटी अगर कंफर्म करनी है
तो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स है या क्या टेस्ट है जो करवा सकते हैं लोग जिनसे उनको जल्दी पता चल जाए? और मतलब जैसे सोशली बहुत प्रेशर होता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो दैट इज़ फीमेल का प्रॉब्लम, कि यस, फीमेल का प्रॉब्लम है, पर मेल और फीमेल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं यस। इसमें। सो आपने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में ही प्रॉब्लम हो यस। और जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। तो एनीवे जब भी बच्चा चाहिए हमें एग की भी ज़रूरत है और स्पर्म की भी ज़रूरत है। तो स्त्री और पुरुष दोनों की, मतलब एज अ कपल दोनों की जांच करवानी चाहिए। तो ग्रॉसली अगर बात की जाए तो अगर स्त्री की टेस्टिंग के बारे में सोचे तो उसमें सिंपल एक सोनोग्राफी करते हैं, तो उसमें बच्चेदानी सही है, उनकी फर्टिलिटी उम्र के मुकाबले जो होनी चाहिए वो सही है, उतना हमें पता चले। देन द क्वेश्चन कम्स कि कुछ ब्लड टेस्ट कर सके, तो जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है कि नहीं, वो लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है जिसको हमें करेक्शन करने की आवश्यकता है कि नहीं, वो हमें पता चले। और साथ में हस्बैंड की जांच की बात करें तो उसमें सिंपल अगर उनका सीमेन रिपोर्ट होता है और वो रिपोर्ट अगर सही आता है तो फिर उससे ज़्यादा मेल पार्टनर का टेस्टिंग या वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एज अ बेसिक रूल अगर हम सोचे तो फीमेल में सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट और हस्बैंड का सीमेन रिपोर्ट, इतना रिपोर्ट अगर सही आता है तो देन दे कैन प्लान नेचुरली, कुछ हद तक वो कोशिश करे। और फिर रिजल्ट अगर नहीं मिले तो फिर आगे का हेल्प लेने की सोचे, ऐसा कर सकते हैं। तो ये इनफर्टिलिटी जो है, आप एक एज फैक्टर तो है ही उसमें, बट आजकल जो लाइफस्टाइल है उसका कितना इम्पैक्ट है इनफर्टिलिटी रेशियो बढ़ने में? इन जनरल बहुत ही ज़्यादा उसका रोल है, क्योंकि ग्रॉसली अगर हम सोचे तो आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो मे बी ना तो ये मोबाइल थे या इतना जंक फूड इजीली अवेलेबल था, या हम जो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं अभी उसमें जो पॉल्यूशन लेवल है, प्लास्टिक यूजेज है, वो सारा बहुत ही ज़्यादा है। सो इन जनरल अभी ऐसा है कि घर में जितने भी मेंबर हैं हर एक के पास मोबाइल रहता है। मोबाइल में भी एक या दो इंस्ट्रूमेंट हर एक इंडिविजुअल के पास होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम सोचे तो उसमें रेडिएशन एक्सपोजर और वो सब होता है। पर अभी आज के ज़माने में वी कांट एक्सपेक्ट के कोई भी को हम ऐसा बोले कि आप मोबाइल यूज़ करना बंद करो। मतलब ये सारी चीज़ अभी आज के ज़माने में ऐसी है कि हमारे साथ इतनी जुड़ गई है कि उसका यूज़ नहीं करे दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन, पर उसको रिस्ट्रिक्ट करे दैट इज़ एन ऑप्शन। क्योंकि अभी सोशल मीडिया और वो सब भी ज़्यादा हो गया है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो रात को सोने से पहले भी मोबाइल यूज़ करना, सुबह उठ के तुरंत मोबाइल यूज़ करना, सो दैट इज़ समथिंग कि वो सब का ओवरऑल बॉडी पे और माइंड पे इम्पैक्ट होता है। सो अल्टीमेटली एंजाइटी लेवल, नींद अच्छी नहीं होना, स्ट्रेस बढ़ना, वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। और जंक फूड भी आज तो डाइट सेम वे मीन्स अभी हर गली में नया रेस्टोरेंट है। वो लोग खाना उस तरीके से बनाते हैं कि अच्छा तो सबको लगता ही है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अप टू अस कि कितना लेना, क्या लेना, और वो सब का फिर अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखे तो अपनी हेल्थ पे इफ़ेक्ट तो आता है। वी आर रिलेटेड टू फर्टिलिटी फील्ड, तो हम ये सारी चीज़ को इसमें देख रहे हैं। पर अगर सेम क्वेश्चन अगर आप कोई कार्डियक सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को या पेट के डॉक्टर को पूछोगे तो वो लोग यही सारे मीन्स फैक्टर एसोसिएट करेंगे उनके फील्ड में। सो सेम वे हम इवन आज के ज़माने में ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को ऐसा बोले कि फ्रूट लो, वेजिटेबल्स लो, दे आर हेल्दी, बिकॉज उसमें भी इतने सारे पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं कि अल्टीमेटली वो सब का भी इम्पैक्ट बॉडी पे होता है। आई एम नॉट श्योर कि आपने सुना है या न्यूज़ में पढ़ा है कि नहीं, पर नाउ डेज देर आर स्टडी कि उसमें ऐसा पाया गया है कि इवन मेल का जो सीमेन है उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स के पार्ट्स मिले गए हैं। सो दैट इज़ समथिंग कि हमारे लाइफ में प्लास्टिक का यूजेज
इस तरीके से बढ़ गया है। बढ़ गया है कि ओवरऑल मीन्स बॉडी के अंदरूनी पार्ट में भी वो माइक्रो लेवल में इन्वॉल्व हुआ हो है। गया है और अल्टीमेटली उसका ओवरऑल इफेक्ट तो आता ही है. डेफिनेटली सो दिस आर समथिंग कि उसमें कुछ हद तक मे बी रिस्ट्रिक्शन इज पॉसिबल, पर पूरा हम उसको मना कर दे या हाँ, बंद वो कर दे, possible नहीं। दैट इज नॉट पॉसिबल. करेक्ट। बट जैसे इनफर्टिलिटी की बात हमने की, तो उसके बाद अगर नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ, जैसे हम लोग हैं तो हमें अगर इनफर्टिलिटी है उसके बाद हमें एक ही ट्रीटमेंट पता है विच इज़ IVF, कि IVF करा लो एंड दैट इज़ फाइन, वो हो जाएगा। बट आज लोगों के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि ये अगर इनफर्टिलिटी कंफर्म होती है उसके बाद लोगों के पास IVF तो है ही, बट उसके अलावा भी कोई ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या है? सो सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि हमेशा हम रीज़न जान ही पाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो मीन्स मैंने जैसे अभी पहले हमने डिस्कस किया कि मेल का एग्जामिनेशन हो, फीमेल के टेस्ट हो, सोनोग्राफी हो, सारे रिपोर्ट सही आए, बट देन ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल कि वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं. बहुत दिखे। सो अगर बेसिक भाषा में बात करें तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल, पर स्टिल वो लोग कंसीव नहीं कर रहे हैं. तो उसमें कुछ तो रीज़न है कि जिसके कारण नहीं हो रहा है, पर वी आर स्टिल नॉट गॉड कि हमेशा हमारे पास भी जवाब होता ही है, ऐसा नहीं पॉसिबल है. पर जब भी हम कोई भी कपल को कोई भी ट्रीटमेंट का ऑप्शन सजेस्ट करते हैं तो उसमें ग्रॉसली फीमेल पार्टनर की एज क्या है, वो लोग कितने टाइम से कोशिश कर रहे हैं, उनके बाकी के रिपोर्ट कैसे है, पुरानी कितनी ट्रीटमेंट हो चुकी है, उसके आधार पे व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान उनको सजेस्ट करना चाहिए. सेकेंड थिंग इज़ कि वो लोग किधर के हैं. मीन्स देर आर कपल के जो अब्रॉड रहते हैं, फॉरेन कंट्री से वो लोग इधर आते हैं पर्टिकुलरली फॉर दिस प्रॉब्लम. तो उसमें उनका जो टाइम ड्यूरेशन है टू स्टे इन इंडिया इज ऑल्सो लिमिटेड. तो हमेशा कोई भी कपल की इच्छा कितनी है, कितना जल्दी से उनको रिजल्ट चाहिए, उस हिसाब से उनके साथ सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करने चाहिए. तो अपार्ट फ्रॉम IVF हम कोई भी कपल में बाकी सारे रिपोर्ट सही है, मीन्स जो एज है वो रिजनेबल है, बहुत लंबा टाइम शादी को नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सीधा IVF ही सजेस्ट करते हैं. उसमें प्लान रिलेशन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है कि जिसमें उनको करना कोशिश नेचुरली है, पर विथ मॉनिटरिंग. मतलब सोनोग्राफी करके बीज कितना बना, कब रेडी हुआ, ओव्यूलेशन हुआ कि नहीं, जो इसको फर्टाइल पीरियड कहते हैं, तो उसको फॉलो करके उनको गाइड किया जाए और ऐसी चाहे तब तक कोशिश करे. उसमें रिजल्ट नहीं मिले तो फिर आगे का ऑप्शन सोचे. तो हमेशा मतलब जब भी कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लान करता है तो वो चीज़ के बारे में उनको प्रेशर नहीं फील होना चाहिए. तो हमेशा मीन्स इट इज़ अ वेरी मीन्स अल्टीमेटली क्रिएशन की बात है. तो उसमें इमोशंस भी है, मीन्स मज़ा भी है, प्लेजर भी है. तो ये सारी चीज़ के साथ आगे अगर वो कोशिश करे तो मे बी ट्रीटमेंट का स्ट्रेस उनको कम लगेगा. क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है. मीन्स हमने बहुत सारे कपल ऐसे देखे हैं कि पूरा फैमिली मिलने आता है और कपल को तो जो बोलना है वो बोल ही नहीं पाते हैं. उनके जो पेरेंट्स है या जो बड़े बुजुर्ग है वो लोग ही बता देते हैं कि ये करना है या इसमें ऐसा है या ये प्रॉब्लम है, आप देख लो, ये तो ऐसा करती है. मतलब वो सारा फिर अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि फैमिली बर्डन या फैमिली प्रेशर के कारण वो लोग डॉक्टर तक आते हैं. मे बी एक्चुअली उन्होंने कोशिश करना शुरू ही नहीं किया है. तो स्टिल आज के ज़माने में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि बहुत इट्स वेरी कॉमन. यस. तो ये बहुत सारे लोगों को मैंने खुद बोलते हुए देखा है कि अगर किसी एक का सक्सेसफुल IVF हो गया है और कोई और प्लान कर रहा है तो दे इमीडिएटली दे गो टू दैट पर्सन एंड बोल देंगे कि अरे उसका हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा, उसको पूछ लो कहाँ पे करवाया है. अरे लेट देम ट्राई, के उनको ट्राई करने दो, उनको देखने दो नेचुरल वेज. बट ये है कि थोड़े इम्पेशेंट लोग हो गए हैं एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द रीजन इज सोशल मीडिया. मतलब
वो सारा जो भी है इट इज़ अ रियल लाइफ, इट इज़ नॉट द रियल लाइफ, पर स्टिल दिखावा इतना बढ़ गया है एंड दैट इज़ वाई कंपैरिजन हो रही है कि शादी को इतना टाइम हुआ या मेरे ग्रुप में सबका हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, तो घर पे से प्रेशर अभी बढ़ रहा है कि अभी कर लो। कभी कभी मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि घर में कोई टर्मिनली इल बुजुर्ग है और दैट इज़ वाई सारे रिपोर्ट अच्छे हैं, पर बिकॉज उनकी इच्छा को मान रखते हुए दे वांट टू ट्राई अर्ली, तो उसमें मे बी वो IVF के बारे में सोचे, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी यूज होती है कि चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इवन दो इट इज़ नॉट एक्चुअली इंडिकेटेड वो वाले केस में, पर स्टिल दे गो फॉर IVF टू गेट अ फास्टर एंड रिजल्ट। इट्स सेफ, इट इज सेफ, okay. पर हमेशा जब भी कोई भी पेशेंट कोई भी ट्रीटमेंट के बारे में सोचता है तो मेरे यहाँ द प्रोसेस इज सच कि सबसे पहले उनका काउंसलिंग हो। मतलब आपका क्या होगा, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है और क्या ध्यान रखना नहीं रखना, जो भी है पूरा सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है और गाइड किया जाता है कि मीन्स आपको किस तरीके से सोचना चाहिए। तो मीन्स अगर हम कुछ भी करते हैं लेकिन अगर इट इज़ वेल इन्फॉर्म तो एक्सेप्टेंस बढ़ता है और मे बी एंजाइटी स्ट्रेस कम होती है। तो ये जो IVF जो है उसका प्रोसेस मेन, अगर ऑब्वियसली पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना इट्स नॉट पॉसिबल, बट उसका स्टेप क्या होता है और उसमें प्रिकॉशंस कितने लेने पड़ते हैं? सो अगर हम IVF के बारे में सोचें तो ग्रॉसली इट इज़ अ प्लान ट्रीटमेंट, तो उसमें पूरा जो भी प्रोसेस है प्लानिंग से हो सकता है। पर अगर हम समय मर्यादा की बात करें तो ग्रॉसली 3 वीक्स टाइम में पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म होता है। और उसमें पूरा साइकिल पीरियड के अकॉर्डिंगली मैनेज होता है। तो फीमेल की 2nd 3rd डे होता है, तब से बीज बनने के इंजेक्शन लेने होते हैं। ग्रॉसली 8-10 दिन के इंजेक्शन लगते हैं। डोज इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू हर एज एंड हर रिपोर्ट्स, और उसमें बीच बीच में सोनोग्राफी करने का आता है। सोनोग्राफी में इंजेक्शन का रिस्पॉन्स देखा जाता है कि वी हैव टू कंटिन्यू द सेम इंजेक्शन डोज और वी हैव टू इंक्रीज और वी हैव टू डिक्रीज, और उसके अकॉर्डिंगली वंस द साइज इज रेडी तो फिर उनका बीज निकालने का प्रोसेस नक्की किया जाता है, जिसको एग रिट्राइवल प्रोसीजर कहते हैं। और वो प्रोसीजर अंडर एनेस्थेशिया होता है। करने में 10 मिनट जितना टाइम लगता है और करने के बाद 2 घंटे बाद पेशेंट कैन गो होम बाय हर ओन वे। तो कहने का मतलब कि जो है अंडर शॉर्ट एनेस्थेशिया वो पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें टाँका चीरा ऐसा कुछ भी नहीं आता है, और शी कैन डू हर ऑल डेली रूटीन वर्क फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड। उस दिन में भी एनेस्थेशिया की असर के कारण थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, ऐसा हो सकता है, नींद आए, वीकनेस लगे, पर नेक्स्ट डे से वो सब कुछ कर सकते हैं। और उसके 3रे या 5वें दिन पे कितने घर बने हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसको वापस रखा जाता है। जो वापस रखने की प्रोसेस है दैट इज़ नॉट पेनफुल, तो वो इट इज़ लाइक IUI शायद आपने सुना हो, इट इज़ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब वो सॉफ्ट कैथेटर होता है जिसमें एम्ब्रियो लोड करके डाले जाते हैं, एंड उसमें दर्द ऐसा कुछ नहीं होता है, एंड अगेन इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स टाइम। आवर USP इज दैट कि हम आफ्टर ट्रांसफ़र पेशेंट को एक प्रेयर सुनाते हैं। सो इट इज़ जस्ट फॉर मेंटल रिलैक्सेशन कि 15-20 मिनट की प्रेयर है, तो पेशेंट को ऐसा लगे कि मेरा स्ट्रेस कम हो गया, मे बी पॉजिटिविटी थोड़ी बढ़ी, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ हम अच्छा करें तो भी देयर इज समथिंग कॉल्ड गॉड कि जिस पे हमें भरोसा रखना पड़े। तो वो हो जाए उसके बाद वो लोग घर पे जाते हैं, और वी नेवर एडवाइज एनी रेस्ट। मतलब देयर इज़ अ मिथ कि IVF किया है तो फिर आराम करना पड़ेगा, जॉब कर रहे तो ब्रेक लेना पड़ेगा। देखा है, लाइक इट्स नॉट, देखा हुआ है मैंने तो लोगों को कि डॉक्टर ने बोला है कि रेस्ट करना पड़ेगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रैवल नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। सो बेसिकली जब भी गर्भ रखा उसी टाइम पे वो डिसाइड हो गया कि वो अंदर चिपका या नहीं चिपका।
तो रखने तक हमारा कंट्रोल है, हाँ, पर रख दिया उसके बाद ना तो लेडी ना तो डॉक्टर का कोई कंट्रोल है। अगर उसको चिपकना होगा वो चिपका होगा, नहीं चिपकना होगा वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया होगा। ओके। पर पेशेंट को और डॉक्टर को दोनों को पता 2 हफ्ते बाद चलता है जब ब्लड टेस्ट करते हैं। सो अल्टीमेटली जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं, आफ्टर ट्रांसफ़र पेशेंट जैसे आया है वैसे वापस जा सकता है। देयर आर पेशेंट की फॉरेन से सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए आते हैं, फिर सेम डे फ्लाइट पकड़ के चले जाते हैं। तो ये बहुत ही समझने की बात है कि ग्रॉसली अगर आप आराम करते हैं तो उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ता है, वैसा नहीं है। वरना हम भगवान ही बन जाते, सबको सुला देते, सबका रिजल्ट हो जाता। तो मेरा काम तो सिर्फ बोलना है, करना नहीं करना पेशेंट का है। अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आया तो मैं तो बोल दूं कि आपने आराम नहीं किया होगा इसलिए आपका काम नहीं हुआ। सो अल्टीमेटली मैं ब्लेम उन पे डाल दूं, पर उससे कोई फायदा होता है वैसा नहीं है। तो ग्रॉसली हम 2 चीज़ का ध्यान रखो ऐसा बोलते, एक बीमार ना हो। बीमार ना हो वो बहुत ही बड़ी बात है कि आप खाने पीने का ऐसा ध्यान रखो। ग्रॉसली मतलब बाहर का खाना खाओ, बीमार हो गए तो फिर अल्टीमेटली आपको ही ज़्यादा दवाई लेनी पड़ेगी। तो बीमार ना हो और स्ट्रेस ना। सो दैट इज़ समथिंग कि दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड। वो फीमेल को खुद ही करना पड़ता है, उसमें घर वाले भी कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं है। एंड बेसिकली इट इज़ सीन कि भगवान ने फीमेल को बनाया ही ऐसा है कि शी इज़ फुल ऑफ इमोशन। तो जो भी कुछ चल रहा है वो खुद पे ही ले लेती है। अगर नहीं होगा देन ऑल्सो शील टेक ब्लेम ऑन हर कि मैंने ये किया इसलिए मेरा नहीं हुआ। इट इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि हम मेरा रूम ऊपर है, सीढ़ी चढ़ उतर कर सकते हैं, या मेरे यहाँ इंडियन टॉयलेट ही है तो वो टॉयलेट हम यूज़ कर सकते हैं, या मीन्स मैं पूरे टाइम लेटी ही रहूँ तो मेरा हो जाएगा। सो वो सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर यही चीज़ को हम प्रूव करना चाहे तो हम ऐसा मान सकते हैं कि कभी भी नेचुरल प्रेगनेंसी रुकती है तो हमें पता कब चलता है। हाँ, वो तो 1 महीने 2 महीने डिपेंड, 1 महीने ऊपर जितना दिन चढ़े, मतलब एटलीस्ट 5-10 डेज या 1.5 महीना हो, पीरियड नहीं आता है तो फिर चेक करते हैं और फिर पता चलता है कि ओ नाउ वी आर प्रेग्नेंट। तो अब फिर ख्याल आएगा कि ये करूँ कि नहीं, ये खाऊं कि नहीं। तो नेचुरल प्रेगनेंसी में तभी पता चलता है। पर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, when any couple who is undergoing for IVF treatment, तो सबकॉन्शियस लेवल पे एक एक्सपेक्टेशन है कि मेरा होगा, और इसलिए ये सारे ख्याल आते हैं कि मैं खाऊं कि नहीं, कि ये करूं कि नहीं, ये मैंने गलत नहीं कर दिया। तो उसके कारण एक स्ट्रेस एंजाइटी रहती है। पर अल्टीमेटली जब नेचुरल प्रेगनेंसी रहती है तो वो जब तक नहीं पता चले तब तक हमने कुछ भी रिस्ट्रिक्शन रखे होंगे ऐसा नहीं होगा। सो दैट इज समथिंग कि इट प्रूव्स कि आराम करो या ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो सेम वे अगर IVF से प्रेगनेंसी रुकती है तो देन कपल में है प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन कि इवन ट्रीटमेंट चालू करने से पहले कि अभी IVF से होगा तो ये सारा तो नहीं होगा, मेरा बच्चा तो सही आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, या मीन्स उनकी एक एंजाइटी होती है कि IVF के बारे में कुछ मे बी गलत ख्याल है, या मे बी कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। अवेयरनेस भी कम होती है एंड एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। नहीं, अवेयरनेस रिगार्डिंग IVF इज वेरी गुड कि IVF एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। मतलब आज से मे बी 13 years बिफोर हम प्राइवेट प्रैक्टिस में, मीन्स व्हेन आई एंटर इनटू द प्राइवेट फील्ड, तो उस टाइम पे इतने सारे सेंटर्स भी नहीं थे। बिल्कुल। और उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, और उस टाइम पे देयर आर सो मेनी कपल की कुछ बताना मत, मेरे जो भी बाहर रिलेटिव है, मीन्स हमने तो कुछ किया, मीन्स स्टिल नाउ इट इज क्वाइट ओपन कंपेयर टू एट दैट टाइम। तो अवेयरनेस अभी बढ़ी है, उसका रीज़न एक ये है कि मे बी अवेलेबिलिटी बढ़ी है।
ज़्यादा हुई है है correct, कि देर आर सो मैनी सेंटर्स नाउ डेज अवेलेबल. एट द सेम टाइम देर आर सो मैनी एजुकेशनल वीडियोज़ अवेलेबल. Yes. तो सबको पता है कि IVF जैसा कुछ है कुछ कि है. जिससे हमारे चांसेस बढ़ सकते हैं. Definitely. सो वो सब के कारण ओवरऑल मे बी थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस बढ़ा है. बट एट द सेम टाइम जो बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब वो जनरेशन के लोग हैं, उनके ख्यालात अभी तक ये चीज़ के लिए हम लोगों के साथ मिलते हैं वैसा नहीं है. और उसके कारण उनकी जो भी एडवाइस बोलो, सलाह बोलो, या उनका प्रेशर बोलो, या मे बी अफेक्शन मीन्स बाय लव दे से समथिंग. तो वो सब के कारण कुछ कुछ चीज़ ऐसी है कि जिसका फ़ायदा है, पर कुछ कुछ चीज़ साथ में ऐसी है कि जो गलत है. वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करने से हमें फ़ायदा होगा ही. करेक्ट करेक्ट. तो हम इस बात पे इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि IVF से रिलेटेड कौन कौन से मिथ्स है अभी जो लोगों के दिमाग में है, या इन जनरल आप देखते हो जो पेशेंट्स आते हो. सबसे पहला तो आपने शायद कोई मूवी में देखा होगा कि IVF मतलब किसी और का, या सैंपल चेंज हो गए या ऐसा. सो दैट इज समथिंग कि IVF मतलब खुद का ही होता है. अभी काफ़ी गांव साइड के लोग या ऐसे वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें किसी और का होगा. हाँ. तो सबसे पहली बात कि IVF में एग फीमेल का या वाइफ का और स्पर्म हस्बैंड के होते हैं. देर आर सम पेशेंट कि जिसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसमें एक स्त्री का एक बन ही नहीं रहा है, या हस्बैंड के स्पर्म में प्रॉब्लम है, स्पर्म आ ही नहीं रहा है, काउंट कम है, तो अगेन IVF विथ हिज ओन स्पर्म इज पॉसिबल, पर जीरो है, आ ही नहीं रहे हैं. तो उसमें वी डोंट हैव एनी चॉइस. तो उसमें हमें स्पर्म बाहर से लेने पड़े या एग बाहर से लेना पड़े, ऐसा हो सकता है. पर ऐसा जब भी किया जाता है तो इट इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म टू कपल. उनको गाइड किया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको इसकी ज़रूरत है, और ऐसा करेंगे तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा. सो जब भी हम अगर कुछ बाहर से लेते हैं तो इट इज़ म्यूचुअल. मतलब कपल को बोल के किया जाता है. उसमें ऐसा भी नहीं है कि हस्बैंड आया और बोला कि वाइफ को मत बताना, लेकिन शी इज़ वेरी डिप्रेस और हमें तो एक बार से लेके कर लेना है, हमारा हो जाएगा. पर मीन्स इट इज़ नॉट एथिकल. तो हमेशा बच्चा कपल का है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को विश्वास में लेके ही पूरा ट्रीटमेंट होता है. तो दैट इज़ वेरी कॉमनली मीन्स आस्क क्वेश्चन कि इसमें मेरा होगा कि नहीं, या बदल गया या क्या. अभी के ज़माने में देर आर वेरियस सिस्टम्स अवेलेबल कि जो मैच करती है कि स्पर्म हस्बैंड का है कि नहीं. सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब सीमेन सैंपल फ्रीज होता है तब उस पर एक टैग लगता है, और वो पूरा सिस्टम ही उस तरीके से फॉलो होता है कि अगर कभी भी कोई भी लेवल पे गलत सैंपल आया तो अलार्म बजता है. तो दैट इज समथिंग कि आज AI का ज़माना है, तो वो पूरा बारकोड सिस्टम उस तरीके से बनाया गया है कि जिसमें सैंपल मिसमैच हो ऐसा नहीं हो सकता है. सो दैट इज़ वन थिंग विच कॉमनली आस्क क्वेश्चन कपल के थ्रू पूछा जाता है. दूसरा ये है कि हमें तो सिंगल प्रेगनेंसी ही चाहिए, और हमने ऐसा सुना है या देखा है कि मेरे सारे फ्रेंड्स में IVF करे मतलब ट्विंस हो जाए. सो इट इज़ अगेन अ म्यूचुअल डिसीजन कि अल्टीमेटली कपल के एग स्पर्म है, एम्ब्रियो भी खुद के है, तो ऑन द डे ऑफ ट्रांसफर कितने एम्ब्रियो है या कितने ब्लास्टोसिस मतलब 5वें दिन के गर्भ को ब्लास्टोसिस बोलते हैं. तो कितनी संख्या में हमारे पास गर्भ है, उसके आधार पे हमें कितने डालने हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं. अभी वो डिसीजन उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब ग्रेडिंग क्या है, उस पे से भी हम डिसाइड कर सकते हैं. एंड इतना ज़रूर है कि जितना ज़्यादा एम्ब्रियो हम डालें तो उतना प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट बढ़ता है. बट एट द सेम टाइम मल्टीपल का रिस्क भी रहता है. ग्रॉसली
भारत में ऐसे कपल ज्यादा है कि जो लोग ऐसा चाहते हैं कि एक ही बार में काम खत्म हो तो अच्छा है, तो दे वांट ट्विंस। तो अगेन वो डॉक्टर के हाथ में नहीं है कि हम 2 डालेंगे तो 2 रुक ही जाएंगे, पर अगेन 2 डालेंगे तो शायद गर्भ तो पॉसिबिलिटी में भी या तो प्रेगनेंसी रुकेगी या तो नहीं रुकेगी, और रुकेगी तो अगेन इट विल बी सिंगल या ट्विंस। सो अगर किसी की इच्छा ऐसी है कि कुछ भी हो जाए, मुझे ट्विंस का रिस्क नहीं चाहिए, तो वो वाले केस में हम एक ही गर्भ डाले ऐसा कर सकते हैं। बट सपोज अगर मल्टीपल आपने इम्प्लांट्स करे भी है और उसमें से सपोज उनको ट्विंस है, आपको पता चलता है कि 1 वीक के बाद जैसे, तो अगर फिर उसमें से एक वो टर्मिनेट करना चाहे तो कर सकते हैं, हैं। क्योंकि मीन्स ये अगर कपल की चाह है कि मुझे सिंगल ही चाहिए पर रुक गए 2, तो वो तो नेचुरल वे में भी ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है, पर कंपेयर टू IVF नेचुरली ट्विंस रुके ऐसे चांसेस कम होते हैं। बट एट द 3 month ऑफ प्रेगनेंसी वी नॉर्मली कन्फर्म कि हाँ दोनों बच्चे सही है, उसमें कोई तकलीफ ऐसा कुछ नहीं। दैट इज़ द अर्लीस्ट कैन कि जिसमें बच्चे में कुछ भी खराबी हो तो पता चले। तो अगर वो चीज़ कन्फर्म होती है कि दोनों सही है और उसमें से 2 में से एक करना है तो कर सकते हैं। उसको रिडक्शन प्रोसीजर बोलते हैं। अगेन वो प्रोसीजर करने में वैसे दिक्कत नहीं है, पर देयर इज़ अ 5% चांस कि पूरी प्रेगनेंसी मिस हो जाए। तो बाय चॉइस अगर कोई भी कपल को ऐसा है कि मुझे सिंगल ही चाहिए, तो आइडियली उनको एक ही गर्भ ट्रांसफर करवाना चाहिए और बाकी के जो गर्भ है उसको एक एक करके फ्रीज करना चाहिए। दूसरे उस तरीके के पेशेंट हो सकते हैं कि जिसमें 2 गर्भ डाले, ट्विन प्रेगनेंसी रुकी, लेकिन एक बच्चे में प्रॉब्लम है, तो अगेन दे डोंट हैव एनी चॉइस, तो उसमें रिडक्शन करना ही पड़े। तो दैट इज ऑल टुगेदर मीन्स वो प्रेगनेंसी रुक गई, उसके बाद का प्रॉब्लम है और वो मीन्स उस तरीके से उनको गाइड करना पड़े। अगेन ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि मेरे ही पुराने पेशेंट ऑलरेडी एक बच्चा हो गया, मे बी जो भी उस टाइम जेंडर है, गर्ल है या बॉय है, तो नेक्स्ट टाइम दे कम कि आपने बनाए है एम्ब्रियो, आपको तो पता ही होगा कि उसमें क्या है। तो जो मतलब इफ शी हैड अ गर्ल चाइल्ड बिफोर, तो इस बार मेरा ऐसा कर दो कि बॉय हो जाए, या उल्टा है कि बॉय है तो इस बार मुझे गर्ल चाहिए तो ऐसा कर लो। मीन्स बिकॉज यू हैव मेड एम्ब्रियो, यू हैव डन एवरीथिंग, तो आपको पता ही है कि क्या होगा। तो उसमें अगेन हमें समझाना पड़ता है कि अल्टीमेटली जेंडर सिलेक्शन इज डन विथ स्पर्म। स्पर्म में एक्स और वाई 2 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। एक्स आता है तो उससे फीमेल होती है, वाई होता है तो मेल होता है। तो अल्टीमेटली स्पर्म से डिसाइड होता है कि वेदर इट इज अ गर्ल एम्ब्रियो और बॉय एम्ब्रियो। पर दिखावा एक्स वाला या वाई वाला स्पर्म का अलग होता है ऐसा नहीं है। सो अल्टीमेटली सारे पुरुष भी सेम ही दिखते हैं और हम जो भी अच्छी मोटिलिटी वाले स्पर्म है उसको सिलेक्ट करते हैं टू मेक एम्ब्रियो। तो अल्टीमेटली गर्भ को देख के नहीं पता चलता है कि इसमें से बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। बट इज इट पॉसिबल विद IVF के उनको स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक अगर बच्चा चाहिए तो वो हो सकता है? आइडियली येस इट इज पॉसिबल, मीन्स थियोरिटिकली येस इट इज़ पॉसिबल। उसमें जो प्रोसेस है दैट इज़ PGTA, मतलब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो। मतलब उसमें XX XY क्या है वो पूरा गर्भ का बायोप्सी करके अगर चेक करे तो जेनेटिक लैब में से रिपोर्ट आए कि वो क्या है वो पता चले, पर इट इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। सो ये प्रोसेस होता है, लेकिन वो अल्टीमेटली ऐसे पेशेंट में होता है। मीन्स जेनेटिक टेस्टिंग की जो बात की हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो ऐसे पेशेंट में करते हैं कि जिसमें मल्टीपल IVF फेलियर है, या फीमेल को ऑलरेडी आगे हिस्ट्री थी कि उसको डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा था और प्रेगनेंसी टर्मिनेट की, या बच्चे में खराबी थी पहले, इस बार ऐसी कोई तकलीफ नहीं चाहिए बच्चे में, या फीमेल की एज ज़्यादा है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर फीमेल पार्टनर की एज ज़्यादा होती है तो घर में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो देर आर सर्टेन इंडिकेशन कि जिसमें जेनेटिक टेस्टिंग होता है या हम भी करते हैं, लेकिन उसमें थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व, मतलब जेनेटिक लैब में रिपोर्टिंग
वहाँ से जनरेट होता है. सो दैट इज़ वाई उसमें वो जो लोग रिपोर्ट देते हैं उसमें ग्रॉसली 46 क्रोमोसोम इज कंसिडर नॉर्मल. तो 46 वो लोग बताते हैं, या कभी कभी 45 नंबर हो या 47 नंबर हो तो दैट इज एबनॉर्मल. पर जो डैश डैश मतलब वो XX है या XY है वो वाला रिपोर्ट हमें भी नहीं पता होता है. सो गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग दैट, और उसके लिए हमारे देश में लॉ भी है, एंड ideally we should follow what our government is doing. So means ग्रॉसली अगर माने तो इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. पर इसका एक फ़ायदा ये है कि आपने शायद सुना होगा कि देयर आर जेनेटिक कंडीशन की जो चलती रही है जनरेशन टू जनरेशन. फॉर एग्जांपल थैलेसेमिया की अगर बात करें, या सिकल सेल डिजीज़ है, इवन कुछ मस्कुलर सिंड्रोम्स भी ऐसे हैं. सो दैट इज़ समथिंग कि जिसमें एक बच्चा ऑलरेडी अफेक्टेड है तभी पता चलता है कि मदर एंड फादर में से ये चीज़ बच्चे में आई है. तो दे वांट कि अभी मुझे स्वस्थ बच्चा चाहिए लेकिन मेरे ही एग और स्पर्म से बना हो वैसा चाहिए. तो उस वाले केस में हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं टू रूल आउट डिजीज फ्री एम्ब्रियो. तो मीन्स सबसे पहले ऐसा प्रूव होना चाहिए कि जेनेटिक प्रॉब्लम है. जो प्रॉब्लम बच्चे को है वो जेनेटिकली ट्रांसमिट हुआ है और मदर और फादर में से ही आया है. तो फिर हम टेस्ट करके एम्ब्रियो डाले. तो मीन्स वी हैड वेरी इंटरेस्टिंग केस कि जिसमें फादर को बचपन से बाय बर्थ पूरे बॉडी पे हेयर नहीं थे. एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि जिसमें जीने मरने का सवाल है, पर मे बी उन्होंने पूरी लाइफ ऐसा कुछ फेस किया होगा कि ही वॉज एंग्जियस कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए. तो फिर दे हैव गॉन फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और उसमें टेस्टिंग किया, और फिर उसका बच्चा जब आया, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन द मदर डिलीवर्ड और हमने न्यूज़ बताए तो बच्चे के बाल है कि नहीं. सो दैट इज समथिंग कि कोई चीज़ किसी को कितनी पिंच करे वी आर नॉट श्योर. ऑफ कोर्स उनके लाइफ ट्रॉमा हमें नहीं पता तो वो क्या इफेक्ट करता. सो मीन्स थैलेसेमिया मेजर वाला बच्चा हो, बच्चे को हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़े. ऐसे मीन्स ऐसे 5 या 6 कपल हमने ट्रीट किए कि जिसमें दे वांट सर्वाइवल बेबी. मतलब उनका सेकेंड बेबी ऐसा होना चाहिए जो थैलेसेमिया बिना वाला होना चाहिए, और उसका जो बोन मैरो है या स्टेम सेल है वो जो दूसरे बच्चे के साथ मैच हो. सो दैट इज समथिंग कि उसमें बहुत लेवल का फिल्टर होके ऐसा एम्ब्रियो मिल सकता है. और वो एम्ब्रियो जब डाले अगेन उसमें प्रेगनेंसी रुके ना रुके, प्रेगनेंसी रुके और अल्टीमेटली हेल्दी बेबी आए, तो फिर वो बच्चा 1-2 साल का हो, फिर उसका स्टेम सेल थैलेसेमिया मेजर वाले बच्चे को अगर दिया जाए तो देन वो बेबी मीन्स विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्वाइव कर सके, ऐसा पॉसिबल है. बट ऐसा पॉसिबल है कि कोई कपल आए कि भाई हम लोग तो गोरे नहीं है पर हमें गोरा बच्चा चाहिए. तो हमेशा सबको चाहिए तो ऐसा ही होता है, भले मतलब खुद का कलर जो भी हो, लेकिन सबको अच्छा ही चाहिए होता है. सो means normally this is the question when donor is involved. means there are certain patient की जिसमें स्पर्म या एग रिलेटेड डोनर हमें यूज़ करना पड़े, तो उसमें डोनर की प्रोफाइल होती है. एंड दे नॉर्मली सिलेक्ट थ्रू प्रोफाइल की. उसमें ग्रॉसली वी कैन नॉट शो देम द पिक्चर कि ये मीन्स ये इंसान का हम यूज़ कर रहे हैं ऐसा हम नहीं बता सकते. लेकिन एजुकेशन में भी कास्ट, स्किन कलर, हेयर टेक्सचर और आँख का कलर वो सारा देख के, एंड ग्रॉसली बाकी के ब्लड टेस्ट वो सब के आधार पे दे कैन चूज. एंड नॉर्मली नोबडी वांट्स कि मेरा बच्चा सावला है. सो हमेशा दे वांट फेयर डोनर. और मीन्स आपने भी ऐसे ही काफ़ी कपल देखे होंगे कि इवन दो उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया है, नेचुरल कंसीव प्रेगनेंसी है, 2 बच्चे हैं लेकिन दोनों अलग दिखते हैं.
सो मीन्स इट इज़ नॉट ऑलवेज कि जेनेटिक्स किसके है, करेक्ट, हमारी रहने की हाँ, आदत, definitely. हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या लेते हैं, कैसे सप्लीमेंट्स, बाद में आने के बाद भी बच्चे हाँ, का हाँ. क्या हेल्थ, उसका क्या न्यूट्रिशन, वो और सब वो पे तो भी, और फैमिली उसकी मेंबर के भी अपब्रिंगिंग, होते हैं, और उस फैमिली मेंबर्स की भी तो फीचर्स आ जाते हैं. यस कभी कभी फीमेल है तो उसके पापा जैसा दिखता है, यस तो वो कैसे आप कनेक्ट कर पाओगे कि यस जो पर इंसान पर शायद पर दुनिया में नहीं स्टिल है. दे व्हेन दे मीन्स वो खुद जैसे भी हो, लेकिन हाँ. व्हेन दे आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो एवरीबडी वांट्स बेस्ट, हाँ, और उसमें कुछ गलत है ऐसा नहीं है. डेफिनेटली. बट फिर भी ऐसे थोड़ा ऑब्सेशन है इंडिया में कलर को यस लेके कि यस बच्चा भूरा यस होना चाहिए. ट्रूली. definitely. अभी ये आईवीएफ जो करवाते हैं प्रोसेस, उसमें कितना सक्सेस का और फेलियर का क्या परसेंटेज रहता है? सो ग्रॉसली हम कुछ भी अच्छा करें, बेस्ट टू बेस्ट सब कुछ हमने अच्छा किया है, इवन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं है, पर स्टिल वी कैन नेवर रीच अप टू 100%. सो अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो व्हेन द कपल इज़ यंग और उसमें बाकी सारे रिपोर्ट अच्छे हैं, फेवरेबल है, तो उसमें अप टू 55-60% तक सक्सेस रेट मिलता है. एंड अगर कोई भी कपल अगर डोनर के थ्रू जाता है, तो बिकॉज डोनर हैज़ ऑलरेडी प्रूवन हर फर्टिलिटी, तो उसमें अप टू 70% तक सक्सेस रेट मिलता है. देर आर सो मैनी क्लिनिक्स एंड सो मैनी सेंटर्स की दे आर क्लेमिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सक्सेस रेट, पर अल्टीमेटली इट इज़ अप टू कपल कि डिसाइड उनको करना है कि जो बोल रहे हैं उस पे जाना है या बाकी सब ठीक लगता है उस पे जाना है. क्योंकि हमेशा जब भी रिजल्ट मिलेगा, इवन दो किसी ने क्लेम किया कि मेरा 90% सक्सेस रेट है, तो देर इज़ नथिंग लाइक 90%, क्योंकि इट इज़ वन काइंड ऑफ साइंस, उसमें टेक्नोलॉजी है जिसका फ़ायदा है, पर अगेन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं कि आई कैन क्लेम कि आई कैन गिव यू द गारंटी कि इस कोशिश में हमारा 100% हो ही जाएगा. सो अगेन फॉर पेशेंट द आंसर इज़ यस या नो, मेरा हुआ तो 100%, और नहीं हुआ तो देन इट इज़ 0%. पर व्हेन वी आर क्लेमिंग एनी सक्सेस रेट, तो इट हैज़ टू बी विद इन साइंटिफिक लिमिट. सो ग्रॉसली अप टू 60% तक का सक्सेस रेट होता है. कभी कभी ऐसे भी कपल आते हैं जिसका मे बी अभी नॉलेज लिमिटेड है, तो दे कंसिडर कि हमने नेचुरल किया, IUI किया, अभी हमें IVF करना है तो मेरा हो ही जाएगा. मीन्स दे बिलीव कि IVF मतलब उसमें 100% सक्सेस रेट होता है. तो अगेन द काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. और ये अगर ऐसे कपल भी आते होंगे आपके पास कि जिनका IVF के भी ट्रायल्स हो गए हो, पर उससे भी कंसीव नहीं हो पाता, ऐसा होता है कि IVF के 4-5 मेरे पास ऐसे ही ज़्यादा पेशेंट आते हैं कि जिसके ज़्यादा ऑलरेडी कोशिश हो चुकी है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इनटू फर्टिलिटी फील्ड सिंस मेनी ईयर्स. तो उसके कारण मे बी हमारा एक्सपीरियंस, हमारा सक्सेस रेट, हमारा पेशेंट बेस इतना है कि जिनका फेलियर ज़्यादा है वो अल्टीमेटली हमारे पास आते हैं. सो उसमें आई एम नॉट सेइंग कि किसी का गलत ट्रीटमेंट हुआ है, पर मे बी अल्टीमेटली इट इज़ अ टीम एफर्ट. तो मतलब डॉक्टर अच्छा है हो जाएगा, क्लिनिक अच्छा है हो जाएगा, ऐसा नहीं है. अल्टीमेटली फ्रॉम द लोअर लेवल स्टाफ टू अपर लेवल स्टाफ, हर एक का इन्वॉल्वमेंट है कोई भी फर्टिलिटी जर्नी में. तो उसमें डॉक्टर का मतलब डॉक्टर्स पार्ट, काउंसलिंग, फिर अल्टीमेटली लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, फिर सिस्टर का इन्वॉल्वमेंट, मतलब नर्सिंग स्टाफ, वो सारे प्रोसीजर में हैंडलिंग सब कैसे करते हैं. सो वो सब की अल्टीमेटली मेहनत के अंत में कोई भी पेशेंट को प्रेगनेंसी आती है. सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी कि ये अच्छा है ये नहीं अच्छा है, पर अगेन सेम ट्रीटमेंट पहले हो चुकी है कोई और जगह पे, पर देर आर पेशेंट की सेम ट्रीटमेंट हमारे यहाँ हो और कंसीव हुए हो. सो अल्टीमेटली अगर सही ट्रीटमेंट सही जगह पे चुन ली जाए
तो तो हो मोस्ट सकता ऑफ द पेशेंट कैन कंसीव। बट अगर आईवीएफ के बाद भी आप कितने ट्रायल्स के बाद डिक्लेयर कर सकते हो कि आपका आईवीएफ से भी नहीं होगा कंसीव? नहीं, सो अगेन जैसे आईयूआई में ऐसा कह सकते हैं कि 4 कोशिश तक आईयूआई करे और फिर रिजल्ट नहीं मिले तो फिर उसके आगे के बारे में हमें सोचना पड़े। Yes. सो देयर इज़ नथिंग लाइक अल्टीमेट नंबर की इतनी ही मात्रा में हम Okay. कोशिश कर सकते हैं। सो ग्रॉसली हमेशा कोई भी कपल अगर आईवीएफ एक्सेप्ट करता है तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फाइनेंशियल, Yes. मतलब उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग उसमें टिकते हैं या रुक जाते हैं। द अदर थिंग्स आर फिजिकल, मतलब इतने सारे इंजेक्शन लेने, बेहोश होना, तो वो सारा अभी मेरा बहुत हो गया, अभी मैं नहीं कर सकती। देन द थर्ड थिंग इज इमोशनल। अगर आईवीएफ करते हैं, सेल्फ एक्स से करते हैं, पर देन द अदर ऑप्शन इज डोनर एक्स। द ट्रीटमेंट इज़ वेरी इजी कि उसमें सिंपल गोलियाँ और वो सब भी लेनी है, बेहोश होना वो सब नहीं आता है। तो इमोशनली अगर हमें डोनर वाला रास्ता एक्सेप्टेड है, अभी तक हमने सेल्फी किया था, तो उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो कभी भी कोई भी कपल ट्रीटमेंट के बारे में सोचता है तो उसमें ये 3 फैक्टर आते हैं कि फाइनेंशियल क्या है, फिजिकल क्या है एंड मेंटल क्या है। ओके। इसके बाद का क्वेश्चन ये आता है मेन जिससे आप बात कर रहे थे, तो मेरे 2 क्वेश्चन है इसमें कि एक तो हाउ अफोर्डेबल इज़ दिस ट्रीटमेंट, एंड सेकंड क्वेश्चन है कि इतने सारे लाइक मेडिसिन है या इंजेक्शन जो एक वुमेन के बॉडी में जाता है, उससे बॉडी को नुकसान हो सकता है कि नहीं? नहीं, ग्रॉसली अगर जो दवाइयाँ इसमें यूज़ होती है तो उसमें जो भी सारे हार्मोन्स है वो फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस हो वैसे ही हार्मोन्स है। तो उसकी आप इफ़ेक्ट गिनो या साइड इफ़ेक्ट गिनो दैट लास्ट ओनली फॉर 24 आवर्स। ओके। और इसीलिए वो हर 24 घंटे पे रिपीट करना पड़ता है। तो जब भी आईवीएफ ट्रीटमेंट होती है, उससे प्रेगनेंसी अगर ठहरती है तो उसमें जो भी दवाई और वो सब दी जाती है दैट लास्ट फॉर मैक्सिमम 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो भी एक डर रहता है कि मैंने तो इतने सारे इंजेक्शन लिए, अभी पूरा 9 महीना ऐसा ही मेरा चलेगा। तो ऐसा नहीं है। आईवीएफ प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट 3 मंथ में यू नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, पर 3 महीने बाद आपका जो भी है इट इज़ जस्ट लाइक नेचुरल प्रेगनेंसी। और नेचुरल प्रेगनेंसी में जैसे यू नीड गुड प्रेगनेंसी केयर, तो ऐसा ही करके प्रेगनेंसी को फॉलो किया जा सकता है। सो ग्रॉसली देयर इज़ नो एनी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट या ऐसी साइड इफेक्ट की जो मुझे पहले से बतानी पड़े कि ऐसा होगा, आप ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है। और ये अफोर्डेबल कितना है ट्रीटमेंट? अफोर्डेबल की अगर बात करें तो नाउअडेज मेनी इंडियन कंपनीज आर देयर कि जो अल्टीमेटली जो महंगा है वो इंजेक्शन जो यूज़ होते हैं वो है। सो जो हार्मोन के इंजेक्शन यूज़ होते हैं, अगर हम फॉरेन की कंट्री के लिए उसके बजाय अगर हम इंडियन कंपनीज अगर चूज़ करते हैं तो प्राइस इज़ नॉट दैट मच हाई। अगेन जो डिस्पोजेबल लैब में यूज़ होते हैं उसमें भी काफ़ी ऑप्शन है, पर उसमें सारा अगर लैब मटेरियल, इंजेक्शन कॉस्ट वो सारा अगर इंडियन यूज़ होता है तो उसमें चार्जेस में हम बेनिफिट कर सके, ऐसा पॉसिबल है। और अगर हम लॉन्ग रन के बारे में सोचे कि हम 5-10 हज़ार की कोई ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ इतना मेरा बजट है, इतना मैं कर पाऊँगी, तो ऐसा हम 2 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल तक निकालते हैं। तो अल्टीमेटली जो पूरा खर्चा 2 साल के अंत में होता है, और अल्टीमेटली प्रेगनेंसी तो रुकी नहीं, तो हमारे इतने पैसे भी गए और हमारा काम भी नहीं हुआ। तो उसके कंपैरिजन में हम अगर बात करें तो देयर आर सो मैनी पेशेंट की जिसमें अगर सही ट्रीटमेंट चूज़ की जाए तो उसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। करेक्ट। ये एग फ्रीजिंग की हम पहले स्टार्टिंग में बात करी थी, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये एग फ्रीजिंग होता क्या है और ये क्या प्रोसेस होता है इसका? एग फ्रीजिंग नाउअडेज में भी सब लोगों को पता इसलिए है कि मेनी सेलिब्रिटीज आर टॉकिंग अबाउट दिस वेरी ओपनली। ऐसा नहीं था कि वो आज की बात है, वो होता ही था, पर अभी मे बी उसकी अवेयरनेस बढ़ी है। मेनी बिग कंपनीज लाइक गूगल, याहू, वो लोग अपनी फीमेल एम्प्लॉय को ये ऑप्शन देते हैं कि आप एग फ्रीजिंग कराओ, मे बी आप चाइल्ड बेयरिंग और वो वाला फेस थोड़ा डिले करो, उनका काम भी हो जाए और
फ्यूचर में प्रेगनेंसी में भी इनको दिक्कत ना हो। सो एग फ्रीजिंग का प्रोसेस इस तरीके से है कि आईवीएफ में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, शुरू का पार्ट इज सेम, बीज बाहर निकालने तक का पार्ट इज सेम, और उस टाइम पे एग को फ्रीज किया जाता है। और फिर फ्यूचर में दे में ट्राई नेचुरली और कंसीव नहीं करते हैं तो फॉर एग्जांपल 30 की साल में एग फ्रीजिंग किया और प्रेगनेंसी प्लानिंग 35 पे किया और 35 पे अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो उनका सक्सेस रेट एट द एज ऑफ 30 साल का उसको मिल सकेगा अगर 30 साल में उन्होंने एग फ्रीजिंग किया है। तो दैट इज समथिंग कि अवेयरनेस बढ़ी है, करियर ओरिएंटेशन फीमेल का बढ़ा है, इंडिपेंडेंस बढ़ा है, तो फीमेल उस साइड का सोचती है। दूसरा ऐसा भी है कि कैंसर के केसेस बढ़े हैं और अभी कैंसर मतलब ख़त्म हो गया या अभी थोड़े सालों की बात है फिर ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। सो कैंसर वाले पेशेंट में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है बिल्कुल। तो वो वाले में उनका कैंसर ख़त्म हो जाएगा, बाद में अगेन दे में ट्राई प्लान प्रेगनेंसी। तो वो वाले केस में ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि मेरा 1 महीने बाद या ऐसा सर्जरी है, मुझे 10 दिन 15 दिन 20 दिन टाइम डॉक्टर ने दिया है, तो उस टाइम में वो लोग आके एग फ्रीज कराते, क्योंकि कैंसर में इट इज़ पॉसिबल कि बाद में कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लेनी पड़े, तो उससे बॉडी को हार्म हो सकता है। और लास्टली आपका ऑडियंस के लिए टेक होम मैसेज क्या होगा? सो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि मेरी ज़रूरत किसी को ना पड़े, मीन्स किसी को डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यू ना हो। पर अगेन नाउअडेज इट इज़ वेरी कॉमनली सीन प्रॉब्लम इन कपल्स। तो उसमें अगर सही मात्रा में सही जगह को चुन के सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट किया जाए तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पेशेंट कैन कंसीव। तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन में भी नेचुरल या आईयूआई या आईवीएफ। आईवीएफ में भी अगेन सेल्फ एग्स, डोनर एग्स, सेल्फ स्पर्म, डोनर स्पर्म, और अगर बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, लाइनिंग अच्छी नहीं बनती है, यूट्रस ही नहीं है, तो उसमें सरोगेसी। These are all the treatment option available. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि because of many reason one cannot go for any treatment, पर otherwise कुछ ना कुछ कोई ना कोई ट्रीटमेंट हर एक कपल के लिए है ही। सही है, तो अगर ट्राई करे तो सबको कंसीव सब कर सकते हैं और सब लाइक बच्चे सबको मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर जानकी सो मच, थैंक यू। आज आई थिंक काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे मिथ्स होंगे आईवीएफ के रिलेटेड, वो दूर हुए होंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो शायद इस तरफ ज़्यादा सोचेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ सेफ ऑप्शन आप जो कर सकते हैं एंड सबको वो खुशी मिल सकती है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।